Good morning, everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Let us start another very important topic of cell biology. Let us move forward without wasting any time. It is cell wall. बहुत important topic है. अगर नीट के बेसिक्स पर देखा जाए या एकेडमिक्स के बेसिस पर देखा जाए तो सेल वॉल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो देखो सेल वॉल क्या है. एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है. स्ट्रक्चर को बनाता है, तभी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. अब ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये स्ट्रक्चर बहुत ही, हम ऐसा कहते हैं कि इट इज सेमी इलास्टिक. ये बिल्कुल इलास्टिक नहीं होता, सेमी इलास्टिक है. इसके बाद रिजिड है, देन यानी टफ होता है. उसके बाद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. देखिए कुछ पॉइंट्स में यहां लिखूंगा जिनको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी. उसके बाद आगे देखा जाए तो सेल वॉल जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट देती है, मैकेनिकल सपोर्ट का भी काम करती है. उसके बाद प्रोटेक्टिव भी होती है. तो देखिए शुरू करने से पहले हमें इसके कुछ फीचर्स पता होने चाहिए, फिर बात बनती है, फिर मजा भी आता है काम करने का. तो जब यहां प्रोटेक्टिव भी है, इसके बाद रेजिस्टेंट भी है, रेजिस्टेंट टू एंजाइम्स और एंजाइमेटिक एक्टिविटी. तो देखिए ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सेल वॉल के बारे में आपको जानने हैं, जो हम एंड में जब फंक्शंस करेंगे तब भी हम इसकी बात करेंगे. लेकिन शुरुआत जो है वो एक अच्छा होना चाहिए. वो है सेमी इलास्टिक है, रिजिड है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल सपोर्ट है, प्रोटेक्टिव भी है एंड रेजिस्टेंट टू एंजाइम्स भी है. तो ये तो इसके फीचर्स आ गए कि ये जो दिमाग में हमने रखना है सेल वॉल को पढ़ते वक्त, तो ये चीजें सारी पता होनी चाहिए. अब उसके बाद एक और चीज आ जाती है कि डिस्कवरी. देखिए रॉबर्ट हुक ने ही 1665 में इन थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क इसे डिस्कवर किया. थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क यहां डिस्कवर किया था, क्योंकि जब वो सेल की डिस्कवरी कर रहा था तभी उसे यहाँ कुछ ऐसे डेड स्ट्रक्चर्स मिले थे जहां उसे बाहर उसको सेल वॉल दिखाई दी थी और उसने इनको नाम दे दिया था सेल. अब रॉबर्ट हुक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसने डिस्कवरी ऑफ सेल भी किया था और इसके साथ साथ सेल वॉल के बारे में बताया. अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये आती है कि व्हाट इज द कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट. देखो कुछ चीजें हमें यहाँ याद रखनी है और नीट के हिसाब से ही चलना है, ज्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं होना चाहिए. देखिए जो मेन कंपोनेंट है इसका है सेलुलोज पॉलीसेक्राइड. सेलुलोज पॉलीसेक्राइड इसका मेन कंपोनेंट है और इसीलिए सेलुलोज पॉलीसेक्राइड जो है ये भी माना जाता है इट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑन अर्थ. देखिए ये भी याद रखिएगा, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर, एबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर ऑन अर्थ. तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको सेल वॉल के बारे में पता होनी चाहिए. अब उसके बाद अगर हम एक और चीज देखें तो अब इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसका नेटवर्क कैसा है, जरा उसकी बात कर लेते हैं. देखो जब हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, चलिए हम इसकी केमिकल कंपोजिशन ले लेते हैं कि कैसा होता है, क्योंकि इसको हम सेल वॉल को दो पार्ट्स में लेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं. देखिए केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें तो वाटर बहुत ज्यादा होता है, इसमें बहुत ज्यादा हेमीसेलुलोज भी है विच इज अ हेटेरोपॉलीसेक्राइड, हम इसकी आज बात करेंगे. देयर इज पेक्टिन आल्सो, देयर आर प्रोटीन्स, लाइपिड्स. यहां ये सारे कंपोनेंट्स आपको दिखाई देते हैं और इसके साथ साथ लाइपिड्स के साथ अगर आप कहें तो डिपोजिशंस भी होती है, कुछ डिपोजिशंस भी हैं, हम इनकी बात करेंगे. तो ये अगर देखा जाए मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ये इसकी कंपोजिशन है. सेलुलोज इसमें हमने अलग रखा है, वो भी इसका कंपोजिशन का हिस्सा है, लेकिन यहां हम सेलुलोज को आगे हम ऐसा कर लेते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स ले लेते हैं, तो वो एक सही होगा. सो आप देखिए इसकी कंपोजिशन में क्या है, वाटर है, हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन है,
प्रोटीन्स है, लाइपिड्स है, डिपोजिशंस है और माइक्रोफाइब्रिल्स विच आर बेसिकली सेलुलोज है। हम इसकी बात करेंगे, इसीलिए ज्यादा हम कंफ्यूज ना हो, हम टॉपिक बाय टॉपिक ABC इस तरह से चलेंगे सीरीज वाइज। तो हमें यहां तक तो क्लियर हो गया कि जो इसकी इंट्रोडक्शन है बेहतर है, बेस्ट है। अब हम आगे चलते हैं कि जब हम देखते हैं कि इसके अंदर अगर हम सेल वॉल के अंदर अगर इसके नेटवर्क की बात करें तो यहां 3 तरह के नेटवर्क दिखाई देते हैं। एक तो नेटवर्क वो होता है जो हेमीसेलुलोज का बना होता है। देखो यहां क्या है, इसका नेटवर्क बना होता है। दूसरा क्या होता है, पेक्टिन का भी नेटवर्क बना होता है और इसके साथ साथ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है। तो यहां देखो आपको नेटवर्क और माइक्रोफाइब्रिल्स भी होती है। तो यहां जो नेटवर्क है वो बेसिकली आपको अल्टीमेटली आपको 3-4 चीजें जो इसके मैट्रिक्स में दिखाई देंगी, कंपोनेंट्स में दिखाई देंगी। वो क्या है, एक माइक्रोफाइब्रिल्स है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं, हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन है, प्रोटीन्स है, लाइपिड्स भी होती हैं, सब कुछ है। लेकिन नेटवर्क जो है ना वो 3 ही है यहाँ पर। एक सेलुलोज नेटवर्क है, एक अगर हम कहें तो देयर इज पेक्टिन नेटवर्क है और तीसरा प्रोटीन नेटवर्क होता है। अब हम देखते हैं कि इसके कौन से कंपोनेंट्स हैं, सेल वॉल के कंपोनेंट्स कौन से हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल। चलिए कंपोनेंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है, चलिए हम 1 बाय 1 लिख लेते हैं। पहले मैट्रिक्स। देखिए पहला कंपोनेंट तो आता है मैट्रिक्स, दूसरा कंपोनेंट है माइक्रोफाइब्रिल्स और तीसरा कंपोनेंट है डिपोजिशंस। तो यहां तक तो हमें पता लग गया, यहां तक तो हमें क्लियर है कि देखिए 3 कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, मैट्रिक्स है, माइक्रोफाइब्रिल्स है और डिपोजिशंस है। क्योंकि सेल वॉल तो कहां प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट होती है, इसकी ऑकरेंस भी देख लेते हैं। लेट अस टेक द ऑकरेंस आल्सो। तो कहां कहां प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स यानी यूकैरियोटिक सेल्स में है, प्लांट्स, एनिमल सेल्स में है, प्लांट सेल में है। इसके अलावा किस में हो सकते हैं, हमने बैक्टीरिया पढ़ा, वहां भी देखा हमने कि यहाँ पड़े हुए हैं, सेल वॉल प्रेजेंट है। फंगस अभी हमने पढ़नी है, फंजाई, जहां यू विल सी द काइटिन। और उसके बाद कुछ प्रोटिस्ट्स, फ्यू प्रोटिस्टियन मेंबर्स भी हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है, तो वो भी वहां भी आपको सेल वॉल की ऑकरेंस नजर आएगी, प्रेजेंस नजर आएगी। तो जहां तक देखो जब अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, तो ये ध्यान रखना है कि हर एक चीज अगर ये लॉन्ग आंसर में आता है, खास तौर पे मैं एकेडमिक की बात करूंगा, नीट तो यहाँ कवर हो ही रहा है, ये कंपोनेंट्स तो हो ही रहे हैं, लेकिन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मार्च में हमारे एकेडमिक एग्जाम्स होने हैं, फिर उसके बाद हम नीट की भी साथ साथ ही बात कर रहे हैं। तो देखो जब भी लिखना है ना क्वेश्चन, मैंने ये प्रॉब्लम देखी है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, जब नीट की तैयारी करते हैं, नेचुरली हमारा एकेडमिक पार्ट भी साथ चल रहा होता है, तो वहाँ हम एकेडमिक को थोड़ा सा साइड पर कर देते हैं। और याद रखिए, मैं फिर से कहता हूँ, जिसका एकेडमिक अच्छा होगा उसका ही नीट क्लियर होगा। तो एकेडमिक पार्ट को आप अच्छा कीजिए, नीट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। वहाँ कुछ चीज़ें अलग करनी पड़ेंगी, बस वही करना है। तो बेसिक छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। तो यहां हमने ये छोटे छोटे स्टेप्स में देख लिया कि यहां इसके बाहर से कोई चीज आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीजें हमने लिख दी। अब सेल वॉल के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये डेड होती है। क्वेश्चन आ सकता है, इट मे बी डेड, मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव और नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज रिगार्डेड एज मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ऐसे हम उसको डेड ही कहते हैं कि सेल वॉल इज डेड। बट मेटाबॉलिकली एक्टिव क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस करती है, आगे फंक्शंस देखेंगे, तो ये क्वेश्चंस याद रखिएगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। देन उसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर, जो हम बात कर रहे थे कि इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट हम ले लेते हैं मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैट्रिक्स कैसा होता है, तो चलिए हम एक डायग्रामेटिक व्यू लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये एक मिडल लामेला है।
मैं यहाँ एक मिडल, आई होप आप इसको समझ रहे होंगे, और मुझे एक आदत है, मैं शॉर्टकट नहीं मारता, शायद इसीलिए मेरे लेक्चर लंबे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद मिडल लामेला के बाद आप अंदर की साइड चले जाओ तो आपको यहां क्या मिलेगा, इस हिस्से में यू विल फाइंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही है, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। चलिए यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले लेते हैं। अब ये जो बीच का पार्ट बचा है, जो बीच की आपको खाली जगह दिख रही है, ये जो स्पेस दिख रही है, सारी स्पेस, मैं इसको यहां से बाउंड्री बढ़ा, ये जो स्पेस, डॉटेड स्पेस दिख रही है, ये सारी सेल वॉल का हिस्सा है। और यहां पर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। यहां आपको 3 हिस्से दिखेंगे, मैट्रिक्स भी दिखेगा, माइक्रोफाइब्रिल्स भी दिखेंगे और डिपोजिशंस भी होंगे। यहां वो सारी चीजें होंगी। यही समझने की बात है, टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, क्रैम मत कीजिए। अब यहां पर क्या है, मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स कैसा होता है, सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स इज जेल लाइक, amorphous, it is amorphous substance। अब देखिए जेल लाइक सब्सटेंस है और इसके बीच में बहुत सारे कंपोनेंट्स पड़े होते हैं। इस मैट्रिक्स के बीच में यू विल फाइंड सबसे पहला कंपोनेंट जो आपको मिलता है वो है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज आपको किस तरह से दिखता है, चलिए हेमीसेलुलोज ले लेते हैं। वो कुछ इस तरह से आपको हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स which are attached with each other, वो इस तरह से होंगे। These are black colored heteropolysaccharides। ये लॉन्ग चेन ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं ये क्या है। पहली बात, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स क्या है अगले टॉपिक में देखेंगे, लेकिन यहां इतना ही बता देता हूं, डिफरेंट पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स आर डिफरेंट, शुगर यूनिट्स आर डिफरेंट। एक जैसी शुगर नहीं होगी, वहां कुछ अलग होगा। अब नाम लेना कौन सी शुगर्स है वो टफ, वो हमारे दिमाग पे प्रेशर डालने वाली बात होगी कि जाइलो ग्लूकेन होता है या अरेबिनोजाइलिन होता है। कुछ नाम लेने की जरूरत नहीं, सिंपल याद रखिए हेटेरोपॉलीसैकेराइड का मतलब है कि यहाँ पर एक जैसे शुगर यूनिट्स नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। दूसरी चीज यहाँ क्या होगी, ब्रांच। ऐसा नहीं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स में देखेंगे इसको, वहां देखेंगे, फिलहाल हमें यही जरूरत है। ब्रांच स्ट्रक्चर्स है और किसके साथ अटैच्ड होते हैं, देखिए दे आर अटैच्ड टू सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, दे आर अटैच्ड टू सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। अब यहां सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स कहां है, जरा देख लेते हैं। चलो बिल्कुल सही है, देखना भी बनता है। ये है वो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जिनके साथ अल्टीमेटली ये क्या होते हैं, ये देखो ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आगे, इनको हम यहां बना देते हैं। ये जो आपको रेड कलर में दिख रहे हैं, द लॉन्ग चेन्स आपको ये दिखाई दे रही होंगी। सो यहां देखिए ये इसके साथ अटैच है। देन यहां पे बना सकते हैं हम कहीं भी, आप देखो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखिए सेलुलोज चेन्स। तो हम इनको लेबल भी कर देते हैं साथ में, माइक्रोफाइब्रिल्स, जो हमने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने हैं। तो ये माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, तो ध्यान रखने वाली बात है। और यहाँ ये जो ब्लैक में हमने दिया है, तो देखो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जो हैं, दे आर अटैच्ड विद द हेमीसेलुलोज स्ट्रक्चर्स, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। अब दूसरी चीज यहाँ क्या आ जाती है, एक और यहाँ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, और वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं, दो स्ट्रक्चर्स आर पेक्टिन्स। चलिए यही ले लेते हैं, पेक्टिन्स ले लेते हैं। ये पेक्टिन्स क्या है, देखो ये भी हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स है, और ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होने के साथ साथ ये स्ट्रक्चर्स जो हैं, दे फॉर्म द जेल लाइक
मैट्रिक्स। इनका काम है वो जो मैट्रिक्स है उसको जेल की तरह कैसे दिखाई देता है। सो दे आर द एक्चुअली pectins are actually हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, इसमें एसिडिक शुगर्स होती हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ एसिडिक शुगर्स, ठीक है, ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड्स है, ग्लूकोयूरोनिक एसिड्स है। तो हमने वहां नहीं जाना, मैंने वही कहा कि हम जब बायोमोलिक्यूल्स में जाएंगे तब इन चीजों को पढ़ेंगे। सो एसिडिक शुगर्स अभी फिलहाल याद रखते हैं। उसके साथ साथ हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स हैं, और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहां पर ये रिस्पॉन्सिबल है, दे बेसिकली फॉर्म द जेल लाइक मैट्रिक्स, जेल लाइक अपीयरेंस। दूसरी चीज, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, दे आर ऑल्सो नोन एज फिलर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स के बीच में जितना भी ये जेल लाइक सब्सटेंस दिखता है, ये सारा कौन बनाता है, इट इज द पेक्टिन्स। अब ये पेक्टिन्स कहां है, देखो पेक्टिन्स आर अटैच्ड हेयर, हम इनको बनाते हैं ब्लू कलर से, ताकि ये देखिए पेक्टिन्स आर बेसिकली, ये देखिए ये इस तरह से यहां पर आपको दिख जाएंगी, ये इस तरह से पेक्टिन्स, ये देखिए, चलो इस तरह से बना देते हैं। तो ये जो हिस्सा है यहां पर हम ब्लू कलर से थोड़ा सा यहां भी ले लेते हैं, यहां से ये जी, और ये है रिस्पॉन्सिबल जो बेसिकली द जेल लाइक मैट्रिक्स। और अगर आप देखो तो ये सारा हिस्सा जो है सिर्फ माइक्रोफाइब्रिल्स को छोड़कर ये सारा हिस्सा, क्योंकि मैट्रिक्स हमें के बीच में हमें माइक्रोफाइब्रिल्स इसलिए बनाने पड़े क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमारी वो डिमांड कर रही है। हालांकि ये जो रेड कलर बॉक्सेस है जिन्हें हम सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स कह रहे हैं, ये नेक्स्ट पार्ट है। अब अल्टीमेटली देखिए कि जेल लाइक अपीयरेंस है, फिलर ऑफ द मैट्रिक्स है, और इसके साथ साथ ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं पेक्टिन्स। वो क्या फंक्शंस होते हैं, देखिए पेक्टिन्स क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आयन बैलेंस, पीएच बैलेंस, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ दे ऑल्सो अलर्ट द सेल, दे ऑल्सो अलर्ट द सेल whenever the foreign substance reaches or try to infect। जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस एंट्रेंस करने की कोशिश करेगा, इनका काम है, पेक्टिन्स का काम है अलर्ट द सेल अबाउट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म और इन्वेडिंग बैक्टीरिया। तो इंपॉर्टेंट, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। एंड ऑल्सो मेंटेन्स द सेल वॉल पोरोसिटी। तो देखिए सेल वॉल की पोरोसिटी जो है, परमेबिलिटी जो है, वो भी इसी पे डिपेंड करती है, पेक्टिन्स पे डिपेंड करती है। तो देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस आज आपने कर लिए इसी मैट्रिक्स के बीच में, इसी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बीच में। अब पेक्टिन के बाद क्या आता है, पेक्टिन के बाद हमारे इसी मैट्रिक्स के अंदर और क्या पड़ा है, देयर आर लिपिड्स। मैंने कहा ना कि कंपोनेंट्स हैं। चलिए थोड़ा रब कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लिपिड्स क्या है, आप देखो, ये बेसिकली सेल वॉल के जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं, या हम कहें सिंपल सी बात है, क्योंकि नेचुरली लिपिड्स क्या होते हैं, इनकी नेचर क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, दे आर वाटर हेटिंग, यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस। जितने भी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस हैं उनकी ट्रांसफर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, वाटर हीटिंग यानी फैट सॉल्युबल चीजों के लिए ही ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इनका भी होना
इस जगह पर इस मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब चौथी चीज क्या आ जाती है यहां पर, देखिए चौथी चीज हमारे पास आ जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन्स। देखिए प्रोटीन्स जो हैं हम जानते हैं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन यहां पर प्रोटीन्स जो है, यहां पर हमें प्रोटीन्स दो तरह की दिखाई देती है। सेल वॉल के मैट्रिक्स में दो तरह की प्रोटीन्स होती है। एक प्रोटीन्स होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और दूसरी प्रोटीन हमारे पास आती है फंक्शनल। अब ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है या फंक्शनल प्रोटीन्स है, ये क्या है, हम इसको देख लेते हैं। देखो जब हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करते हैं ना, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन में हमारे पास दो तरह की प्रोटीन आती है। एक आ जाती है एक्सटेंसिन्स और दूसरी आ जाती है एक्सपेंसिव। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए दो तरह की यहां पर आपको प्रोटीन्स दिखाई देंगे। अब क्योंकि ज्यादा हम वहां जिसको कहते हैं हर एक कंपोनेंट को ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, वी आर शोइंग दैट दिस इज द मैट्रिक्स। अब यहां पर देखो एक्सटेंसिव प्रोटीन्स हैं और एक्सपेंसिव प्रोटीन्स हैं। अब एक्सटेंसिव प्रोटीन्स क्या होती है, देखो एक्सटेंसिव प्रोटीन्स वो होती हैं जो बेसिकली ये देखिए पेक्टिन्स को हेमीसेलुलोज के साथ जोड़ रही है। ये वो प्रोटीन्स हैं, देखिए यहां पर ये देखो पेक्टिन जो है ब्लू कलर में, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये किसके साथ जुड़ा है, हेमीसेलुलोज के साथ जुड़ा है। तो ये काम किसका होता है, ये एक्सटेंसिव का होता है। सो दे बेसिकली जो दे ज्वाइन पेक्टिन्स विद हेमीसेलुलोज। तो इनका काम ये है, सिंपल सा काम। देखो तभी तो मैट्रिक्स बनेगा, तभी तो कोई स्ट्रक्चर जो है, देखो हर एक का कोई ना कोई तो फायदा है। कोई चीज किसी के साथ ज्वाइन हो रही है, वो क्यों हो रही है, किसी ना किसी चीज के तो थ्रू हो रही है। तो वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रोटीन है जो पेक्टिन को किसके साथ कर रहा है, पेक्टिन को हेमीसेलुलोज के साथ यहां जोड़ रहा है। देखो ये ब्लैक कलर हेमीसेलुलोज आर ज्वाइंड विद द पेक्टिन ब्लू कलर, दिख रहे हैं सभी को। उसके बाद आ जाता है एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव क्या है, इनका काम है एडिशन ऑफ न्यू सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल्स। अब होता क्या है कि ये जो माइक्रोफाइब्रल्स है नेचुरली इनकी ग्रोथ होनी है। तो होता क्या है कि ये मान लो यहां पर आपको ये 3 दिख रहे हैं, मान लो ये 2 दिख रहे हैं, है ना, ये 2 पेन है। अब इसको क्या करता है कि ये माइक्रोफाइब्रल्स को सेपरेट करेगा। इन दोनों के बीच में जगह बन गई, स्पेस बन गई, इसके बीच में नए फाइबर्स ऐड हो जाएंगे। तो क्या होगा अल्टीमेटली, तो देखो 2 की जगह 3 फाइबर्स आ गए। तो ये तीनों क्या कर रहे हैं, दे आर बेसिकली, जो तीसरा ऐड किया है, ये जो तीसरा रेड कलर्ड ऐड हुआ है, ये क्या है, इट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेंसिव प्रोटीन। यही वो प्रोटीन है जो इन 2 को, ये जो 2 हैं ब्लैक और ब्लू, इनको पहले ये साथ थे, इनको सेपरेट करती है। जब सेपरेट करती है तो नए फाइबर्स इसके बीच में ऐड हो जाते हैं। तो जब ऐड हो जाते हैं, मोर स्ट्रेंथ, सो मोर रिजिडिटी, मोर मैकेनिकल सपोर्ट, सो इट इज कॉल्ड, इसीलिए इसको कहा जाता है एक्सपेंसिव। दे एक्सपैंड द माइक्रोफाइबर्स। तो क्लियर है, ज्यादा कहानी नहीं बोलनी। अब आ गए फंक्शनल प्रोटीन्स। अब देखो फंक्शनल क्या होते हैं। फंक्शनल प्रोटीन्स नेचुरली नाम से पता लग रहा है। अब यहां स्ट्रक्चरल प्रोटीन थी, ये स्ट्रक्चर के साथ थे। अब ये फंक्शनल है, तो दे एक्ट एज एंजाइम्स। ये जो फंक्शनल प्रोटीन्स हैं, दे एक्ट एज एंजाइम्स, और क्या परफॉर्म करते हैं, देखिए मेटाबॉलिक फंक्शंस। सेल के जो भी एंजाइमेटिक फंक्शंस होंगे वो यही करेंगे, वो यही करेंगे, वो किसी और का काम नहीं है, वो इनका काम है, फंक्शनल का काम है, फंक्शनल का काम है। तो यहां पर जो बेसिकली प्रोटीन्स है वो एंजाइम्स की तरह काम करती है, एंजाइम की तरह काम करती है, और अल्टीमेटली मेटाबॉलिक फंक्शंस करती है, डिफरेंट काम करती है। तो ये हमें याद रखना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं,
सो दिस कंप्लीट योर द फर्स्ट पार्ट, इट इज द मैट्रिक्स। अब हम चल पड़ते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स पे, जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे। ये वाले स्ट्रक्चर्स हम यहाँ लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये माइक्रोफाइब्रिल्स है, सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स जो इसके बीच में हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लगभग 2000 से ऑलमोस्ट 2000 माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं हर एक ईच बंडल में। ये देखिए सेलुलोज फाइबर्स होते हैं, सेलुलोज की चेन्स होती हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम माइक्रोफाइब्रिल्स सेकेंड पार्ट, और जल्दी से इसको फिनिश करेंगे। माइक्रोफाइब्रिल्स क्या है? देखिए, ये वो फाइबर्स हैं जो बेसिकली सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इनका काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, है ना। उसके बाद रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एंड एंजाइम्स। देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट माइक्रोफाइब्रिल्स है। तो स्ट्रेंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू दैट ऑफ स्टील। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उनके स्टील के बराबर होती है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स की। और क्योंकि सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स जो हैं, सेलुलोज जो स्ट्रक्चर है हम पढ़ेंगे कि ये लगभग 2000 से 2500 2000 टू 2500 ग्लूकोज यूनिट्स की एक चेन बनती है, विच इज फॉर्म्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू बनता है। अब ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, बीटा 1,4 क्या है, यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स में याद रखिएगा, जब ये चीज आएगी तो हम ये जरूर बात को रखेंगे। तो यहाँ हमें ग्लूकोज यूनिट ड्रॉ करने हैं और उसके बीच में फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है। इसीलिए क्योंकि नेचुरली जो दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बीच में बॉन्ड होगा उसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, और बीटा ग्लूकोज के बीच में बनता है 1/4 पोजीशन पे बनता है, इसीलिए हम कहते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर। और ये जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, देखो इनका काम ही यही है, रेजिस्टेंट होते हैं ये। अगर ये रेजिस्टेंट ना हो, अगर केमिकल्स को रेजिस्टेंट नहीं होंगे, एंजाइमेटिक एक्शंस को रेजिस्टेंट नहीं होंगे, तो सेल जो है वो डिजेनरेट हो सकता है। तो इनका रेजिस्टेंट होना, इनका मैकेनिकल सपोर्ट देना, प्रोटेक्टिव सपोर्ट देना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज हमने याद रखनी है। अब माइक्रोफाइब्रिल्स जो है, अगर हम माइक्रोफाइब्रिल्स, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स की बात करें तो ये किससे बनते हैं? ये बनते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। एक, दे आर फॉर्म्ड बाय, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंजाइम कॉम्प्लेक्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और वो एंजाइम कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है, उससे ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है सेलुलोज का, दैट इज सेलुलोज सिंथेटेज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, तो ये चीज भी हमें याद रखनी है। फंगस में भी इसी तरह से सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है, लेकिन वहां हम उसे कहते हैं काइटिन कहते हैं। तो जब हम फंगस पढ़ेंगे तो उसको जरूर हम डिटेल में पढ़ेंगे, फंगल सेल वॉल को। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, ये मैट्रिक्स का हिस्सा है। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर सेल वॉल बनाता है अल्टीमेटली। और तीसरी चीज, अभी कंप्लीट ये सेल वॉल स्ट्रक्चर नहीं बना है, मैट्रिक्स बन गया, माइक्रोफाइब्रिल्स भी आ गए। अब तीसरी चीज जो आ रही है, लेट अस रब दिस, और फिर आगे हम करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं हम डिपोजिशंस की। तीसरा हिस्सा हमारा आता है, लास्ट पार्ट जो है वो है डिपोजिशन, जिससे कि सेल वॉल बनती है। डिपोजिशंस, अब देखिए डिपोजिशंस जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, बिल्कुल शॉर्ट में हम देखेंगे।
डिपोजिशंस में जब हम बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी हो सकती है, और डायरेक्टली हम आ जाते हैं कुछ डिपोजिशंस पर। जैसे सबसे पहली डिपोजिशन क्या आ जाती है वो हम जानते हैं, दैट इज सिलिका। देखो सिलिका कहां प्रेजेंट होती है? ये एक ऐसी डिपोजिशन है जो बेसिकली प्लांट को बचाती है ग्रासेस में और कुछ टेरिडोफाइट्स में। देखिए टेरिडोफाइट्स में भी हॉर्स टेल प्लांट पे अगर देखा जाए, इक्विस्टेम जिसे हम कहते हैं, टेरिडोफाइट्स लाइक इक्विस्टेम, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। यहां पर क्या है, सिलिका प्रेजेंट होता है, और सिलिका बेसिकली किससे प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम द हर्बीवोर्स, प्लांट को हर्बीवोर्स से बचाता है, फंगल एक्टिविटी से बचाता है। सो देखिए, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हर्बीवोर्स। दूसरी चीज कहां से बचाता है? फ्रॉम द फंगल एक्टिविटी, फंगल एक्टिविटी से बचाएगा। और तीसरी चीज सपोर्ट देता है या स्ट्रेंथ देता है, हम ऐसा कहेंगे सिलिका। तो ये काम एडिशनल लेयर्स है जो सेल वॉल को के ऊपर होती हैं। दूसरा हमारे पास आ गए नॉन सिलिक्वस मटेरियल और नॉन सिलिक्वस डिपोजिशंस। और नॉन सिलिक्वस में हमारे पास दो ही चीजें आती हैं, वो है द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इनका भी रोल होता है ट्रांसपोर्ट में। सो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तीसरी डिपोजिशन हमारे पास आ जाती है, द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्यूटिन। देखिए क्यूटिन का काम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यूटिन जो है ये एक फैटी सब्सटेंस वैक्स के साथ मिलता है। देखिए विद वैक्स ये क्या करती है, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, दैट इज prevents transpiration, the loss of water in the fibers. It prevents transpiration. तो देखिए ये इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इसके बाद क्यूटिन के बाद आ जाती है हमारी चौथी चीज आ जाती है सुबेरिन। देखिए ये भी एक एडिशनल डिपोजिशन है। सुबेरिन जो है ये एक फैटी सब्सटेंस है, और जब हम इस फैटी सब्सटेंस की बात करते हैं तो इसका भी काम क्या है कि ये क्या करता है, इट मेक्स द सेल वॉल, देखिए इंपॉर्टेंट, सेल वॉल इम्परमिएबल टू वाटर। इम्परमिएबल टू वाटर, देखो इसके बारे में हमने पढ़ना है, इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हमने यही चीज बेसिकली एग्जाम में लिखनी है और याद भी यही रखनी है। हाँ कुछ चीजें हैं जो बायोमोलिक्यूल्स में हम करेंगे एडिशनली, लेकिन अभी फिलहाल यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। सुबेरिन का काम क्या है, मेक्स द सेल वॉल इम्परमिएबल टू वाटर। ये लेयर प्रेजेंट होती है, एडिशनल लेयर्स है। और लास्ट में हम आ जाते हैं, वैक्सेस भी होती हैं, तो यहां हमने वैक्स के साथ, नेचुरली अगर हम वैक्स लिखेंगे तो वैक्स विद क्यूटिन वो ट्रांसपायरेशन को ही रोकती है, लॉस ऑफ वाटर को रोकती है। और उसके बाद आती है लिग्निन। देखिए लिग्निन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लिग्निन का काम क्या है कि ये जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आपको दिख रहे हैं, ये मैट्रिक्स के साथ कैसे अटैच होंगे, दे आर अटैच्ड विद द मैट्रिक्स बाय लिग्निन। सो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, पॉइंट लिखना जरूरी है, आर अटैच्ड टू मैट्रिक्स बाय लिग्निन। और लिग्निन का सेकेंडरी थिकनिंग में भी बहुत रोल होता है। सेकेंडरी थिकनिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिग्निन का अगर देखा जाए तो देखो
इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट लिग्निन पे डिपेंड करती है। तो ये अगर ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, अगर ओवरऑल चीजें देखी जाए, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अगर ओवरऑल चीजें देखी जाए तो ये हमारी क्या है, ये हमारा बेसिकली 3 लेयर कंपोनेंट्स है हमारे किसके, सेल वॉल के। आज आपने क्या किया, मैट्रिक्स किया, हमने माइक्रोफाइब्रिल्स किए, और इसके साथ साथ हमने कुछ एडिशनल डेपोजिशंस की जो इसके बीच में होती हैं, और इसी फिर पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो हम इसे कहते हैं कि भाई ये हमारी है सेल वॉल। और सेल वॉल में वो जो फंक्शंस हमने शुरू में पढ़े, वो अगर आप देखो तो वो फंक्शंस किसकी वजह से हैं, ड्यू टू ऑल दीज कंपोनेंट्स जो हमने यहाँ पढ़े। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, चैप्टर आगे बढ़ता जा रहा है। बस एक ही मुझे एक चीज चाहिए कि आप लोग ध्यान से देखें, सपोर्ट करें, कमेंट करें, और इसको बार बार देखें। अगर आपको एक बार समझ नहीं आता है, पिछले लेक्चर्स को देखें, और यही चाहता है सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मोटिवेशन है कि वो मुझे अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का एक ना वो कहते हैं मोटिवेशन दे रहे हैं। सो लेक्चर चाहे लेट आ रहा है, लेकिन एक चीज है, जो कंटेंट आ रहा है दैट इज फार। बहुत सारे टीचर्स का यहाँ योगदान है, बहुत सारे बुक्स का योगदान है, और एक्सपीरियंस से सिखाया और आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर फ्री। सो डू सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू वेरी मच।